नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन इस श्रृंखला में आज एक और जन्म कुंडली लेकर। यह जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए इस जन्म कुंडली को एक बार देखें और इनके साथ जो परेशानी है वो क्यों है, हम उस क्यों का तलाश इस जन्म कुंडली से करेंगे। पहले मैं जन्म तारीख आपको बताता हूं। जन्म की तारीख जो है वो 21 अप्रैल है 1976 और जन्म का समय आप देख रहे हैं सुबह 7:55, अहमदाबाद, गुजरात। ये कुंडली वृषभ लग्न की है, राशि मकर, लग्नपति जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। कृत्तिका नक्षत्र में लग्न है, लग्न का मान 5 अंश 44 कला। लग्न और राशि के स्वामी अतिमित्र तत्वतः दोनों एक, यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं, जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम देखते हैं, ये जो केस स्टडी जो हम कर रहे हैं इसको तो हटा दीजिए, परंतु जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम यदि आप देखते हैं, लाइव जन्म कुंडली का कार्यक्रम देखते हैं, जब मैं कहा करता हूं कि जन्म कुंडली को खोलिए, आपको देखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह जन्म कुंडली आपसे कुछ कहना चाहती है? क्या इस जातक के प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं? और अगर उत्पन्न होना शुरू हो चुके हैं तो विश्वास मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। थोड़ा सा प्रयत्न और करना है और बहुत हद तक जन्म कुंडली को, ज्योतिष को आप समझने लगेंगे। आज ये जो जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख लेकर के मैं आया हुआ हूं, मैं समझता हूं कि यह जन्म कुंडली स्वतः ही अपने प्रश्नों को आपसे चिल्ला करके बताने वाली है। चलिए मैं पहले ग्रह स्थितियों का वर्णन आपके सम्मुख कर दूं। तो लग्नपति की चर्चा मैंने की, वो जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। बुध, केतु, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह कुंडली के 12वें भाव में। धनपति जाकर के कुंडली के व्यय में, व्ययपति जाकर के धन में। तो वहीं इस कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु बैठे हैं जन्म कुंडली के 6ठ में। लग्न सूर्य और मंगल के मध्य होने के चलते पाप मध्यत्व में माना जाएगा। केंद्र की स्थिति को आप देख रहे हैं, केंद्र के चारों घर खाली हैं। और एक नजर जरा नौमांस पर जरूर डाल लीजिएगा। नौमांस कुंभ लग्न का आपको दिखाई पड़ेगा और आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर मंगल जो कि 3य भाव में बैठे हैं, राहु 2य में हैं और गुरु और शनि 6ठ में, जो कि धनेश होते हैं और साथ ही साथ लग्नेश जाकर के 6ठ भाव में बैठे हुए हैं, वो लाभेश भी होते हैं। और ऋणेश का संबंध लग्न से बना हुआ है। ऋण भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यह नौमांस की स्थिति है। जैसा मैंने कहा, यह कुंडली आपको अपने प्रश्न खुद ही बता रही होगी। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं इस कुंडली की एक सबसे बड़ी कमजोरी है केंद्र। हमेशा यह ध्यान रखें कि केंद्र खाली होना मतलब जन्म कुंडली कहीं ना कहीं कमजोर है। यह जन्म कुंडली की कमजोरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो केंद्र खाली है। हालांकि चंद्र कुंडली का अगर हम निर्माण करें तो चंद्र कुंडली से ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली से अगर देखें तो केंद्र के चारों घर खाली। लग्नपति जाकर के बहुत अच्छे अंश पर बैठे हैं। गौर करिए तो 22 अंश पर बैठे हैं। और अगर लग्न की चर्चा करें तो लग्न 5 अंश पर है। तो लग्न तो कमजोर है, लेकिन लग्नपति की स्थिति को देखें तो वो 22 अंश पर है। एक ही प्रश्न था इनका। वैसे मैं बता दूं कि ये नौकरी कर रहे हैं सरकारी, और इनके जीवन काल में इनके पिता का सुख इनको बहुत प्राप्त नहीं हुआ है, सिवाय एक के कि ये जो नौकरी कर रहे हैं वो इनके पिता की ही है। मृत्यु के उपरांत पिता की नौकरी इनको प्राप्त हुई है। ये सुख इनको अपने पिता से प्राप्त है। बाकी इनका कहना है कि मैं जब देखता हूं तो मेरे साथ के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी, उनकी उतनी ही सैलरी, और जब मैं खुद को आंकता हूं उससे तो मैं समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ क्यों ऐसा है कि मैं सामान्य से पैसे के लिए भी तरसता रहता हूं। अब मैंने जैसा कहा था कि ये कुंडली स्वयं ही चिल्ला रही होगी। संघर्ष इस कुंडली में पीछा नहीं छुड़ाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लग्नेश लाभ भाव में है तो कम से कम धनागमन के रास्ते तो बने ही रहेंगे। अब यह अलग बात है कि लाभ भाव में लग्नेश, परंतु व्यय भाव इतना ज्यादा मजबूत हो गया है, ऊपर से धनपति जाकर के व्यय में, व्ययपति जाकर के धन में। ये परिवर्तन मैं सदैव समझाया करता हूं कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि सभी परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। तो ये उसमें से एक परिवर्तन है जो बिल्कुल ठीक नहीं है।
अब जाहिर सी बात है कि इंसान की जरूरतें तो बहुत हैं। अब उस जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जब स्वयं के पास के धन से उसका काम पूरा नहीं होता तो वो ऋण लेता है। अब इनकी कुंडली में, इसलिए मैंने कहा नौमांस पर एक नजर डालिए तो कहानी और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगी कि वहां लाभेश और धनेश लग्नेश के साथ ऋण भाव में और ऋणेश जाकर के लग्न में बैठे हैं। वो इस बात की सूचना दे रहा है कि ऋण से कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगी। अब जिस तरह से व्ययाधिक की स्थिति इस कुंडली में आपको दिखाई पड़ रही है, क्या आपको लगता है कि ऋण से मुक्ति मिल पाएगी? केंद्र का खाली होना और अब रही सही कसर जो पूरी कर रहा है वो है इनकी जन्म कुंडली में दशा। प्रिय दर्शकों, यह बात भी मैं सदैव कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में महादशाओं का जो महत्व है उसे समझना बहुत आवश्यक है। किसी भी जन्म कुंडली में, चाहे वो कमजोर हो या मजबूत, अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम क्यों ऐसा हो रहा है तो एक नजर में जान गए। मैंने पहले ही कहा था कि इस कुंडली का प्रश्न जो है आपको ज्यादा विचारणीय नहीं है, प्रश्न स्वयं ही चिल्ला रहा होगा, स्वयं ही बता रहा होगा। यहां देखिए एक और परिवर्तन है शनि और चंद्रमा का। भाग्येश और तृतीयेश का परिवर्तन जातक से पुरुषार्थ कराता है, जो कि बहुत अच्छा है, परंतु यहां पर शनिदेव की स्थिति को देखें तो वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। है तो गजकेसरी योग भी इस कुंडली में, लेकिन ये चंद्रमा मंगल की दृष्टि से दृष्ट और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये केमद्रुम योग में माने जाएंगे, जो मानसिक अशांति और परेशानी का प्रबलतम कारण बनाए हुए हैं। ये पिता का भाव, ये पिता का सुख, और देखा जाए तो शनिदेव बैठे तो तृतीय में ही हैं, लेकिन अपने ही घर से षडाष्टक योग लगा करके, तो पिता का सुख वैसे तो नहीं मिला, लेकिन सूर्य उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं गुरु के साथ, अप्रैल के महीने का इनका जन्म है, सो पिता की नौकरी इनको मिल गई है, ठीक है, उससे इनका जीवन यापन हो रहा है, लेकिन जीवन यापन ही हो रहा है। अब एक चीज और जरा गौर करिए कि यहां जो मंगल है, जो कि इस कुंडली में व्ययेश होकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठा है, वो सप्तम पति भी बनकर के बैठा है। अब जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये समझिए, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है ये आपके जीवन साथी के लिए अष्टम भाव बन जाता है। अगर यहां से गिने तो 8वां घर हो जाता है। वहां पर भी पापक ग्रह का होना ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी को प्रदर्शित करता है, और वो मंगल अगर आप देखें तो राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गया है। हालांकि चलित देखने से पता चलता है कि चलित में ये राहु सप्तम का ही फल दे रहा है, जो कि नीच राशि का फल हो गया। तो कमोबेश जीवन साथी के आने के बाद एक और पॉइंट इन्होंने जो मुझे अपने बातों ही बातों में बताया कि जब जब मैं धन संचित करता हूं या करने का प्रयास करता हूं तब तब कोई कारण बन जाता है, और सबसे बड़ा कारण तो रोग ही बनता है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में 12वें भाव का जो स्वामी है वो मंगल, वो धन भाव में ही जाकर के बैठ गया है, और ये सप्तम से अष्टम हो रहा। सप्तम से अगर देखें तो दूसरा भाव जो है अष्टम होता है, और वहीं पर मंगल जाकर के अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण किए हुए बैठे हैं। तो धन संचित इस कुंडली में दूर दूर तक कहीं नहीं होने वाला है, होने ही वाला नहीं है। हां, अच्छी बात इस कुंडली की यही है कि लग्नेश लाभ भाव में बैठे हैं, भाग्येश जाकर के तृतीय में बैठे हैं, फलतः जातक हार नहीं मानने वाला होगा और पुरुषार्थ निरंतर करता रहेगा। अब इस कुंडली की जो परिस्थिति है उसमें कहीं से भी धनदायक स्थिति तो नहीं ही बनने वाली है। जैसा कि मैं महादशा का जिक्र कर रहा था, प्रिय दर्शकों, हमेशा यह याद रखिए, जन्म कुंडली में आधे से अधिक समस्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्रह की दशा। अगर आप गौर करें तो जन्म कुंडली में जो उस कुंडली के कारक ग्रह हैं उनकी दशा यदि चल रही हो तो बहुत हद तक परेशानियां कम हो जाती हैं, बहुत हद तक परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर इस कुंडली को आप षडबल में जाकर के देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक जो ग्रह है वो शनिदेव षडबल में सबसे कमजोर आपको दिखेंगे। अब जरा एक पॉइंट नोट करिए कि केंद्र खाली है, केंद्र खाली है, व्यय भाव की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाएं और तृक भाव के स्वामी या तृक भाव बहुत मजबूत हो जाए, तो यहां लग्नेश तो मजबूत है, लग्न कमजोर है क्योंकि पाप मध्यत्व में भी है, और तृक अर्थात 12वां भाव बहुत मजबूत है। यहां एक सूत्र और भी लागू होगा। ठीक है कि हम इस कुंडली का एक अंधकार पक्ष देख रहे हैं। अंधकार पक्ष ये कि जातक के पास धन कभी नहीं टिकता। नौमांस देखने से पता चल रहा है कि ऋण में ही जातक रहेगा, लेकिन इस अंधकार में भी एक उजाले वाला पार्ट है, और वो क्या है? प्रिय दर्शकों, यह बात सदैव ध्यान रखिए
कि जन्म कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का भाव कहा गया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मेरा मतलब उस मोक्ष से नहीं है जो आमतौर पर लोग जानते ही नहीं है, जिसकी बस चर्चा करते हैं, सुनी सुनाई बात करते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और वो बिल्कुल नहीं जानते कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है। तो मैं उस मोक्ष की बात नहीं कर रहा। मोक्ष का अर्थ यहां मुक्ति। मुक्ति जन्म कुंडली का 12वां भाव यदि बली हो। अब देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जाकर के 22 अंश पर बैठे हैं, और यहां पर ये जो परिवर्तन हुआ है इसकी यदि हम चर्चा करें तो एक पॉइंट अवश्य निकल करके आएगा। अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव बहुत बली हो जाए, अब भाव बली कैसे होता है, तो वैसे तो भाव बली होता है उस भाव पर ग्रहों की दृष्टि से। देखिए, किसी भी भाव के बली होने में उस भाव में बैठे ग्रह से ज्यादा प्रभावी उस भाव को, उस भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह करते हैं। इस कुंडली में जो दृष्टि है राहु और शनि की, वो बहुत अच्छी दृष्टि तो नहीं कही जाएगी। इस कुंडली में धन नाश का एक और बड़ा प्रबल कारण है कि देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है, और धन का कारक जो गुरु है वो शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट, और यही जो सूर्य बैठे हुए हैं ये भी शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते ये पिता के सुखों से वंचित जातक को किए कमोबेश, ये जातक को समाज में अपमानित। अब जाहिर सी बात है, यदि आपकी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि आप स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मेरे साथ काम करने वालों के जितना भी मैं कभी अपनी अच्छी स्थिति नहीं देख पाता हूं, जबकि उनकी भी सैलरी वही है जो मेरी है, तो जाहिर सी बात है समाज में आपका सम्मान तो कम ही हुआ। अब अगर कहीं आप किसी से ऋण भी महीने में या कभी ना कभी ले लेते हो और समय पर चुकता ना करते हो, एक बात तो तय है, एक हो गया बैंक से ऋण लेना, एक हो गया व्यापारिक दृष्टिकोण से ऋण लेना, यानी सामने वाला भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हैं। बैंक से जब आप ऋण लेते हैं तो बैंक आपसे बढ़िया मोटा ब्याज लेता है, वो भी कमाता है और आपको भी कमाने का मौका देता है। लेकिन जब आप महीने का अंत होते होते अपने रिश्तेदारों या अपने आसपास के साथ सहकर्मियों से जब कुछ पैसे मांगते हैं, तो वो भले मित्रतावश आपको दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन वो बहुत कूढ़ते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके लेवल पर ही काम कर रहे हैं। वो ठीक है कि मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी तो वही होती होगी। तो अब मना भी नहीं करते, उनकी स्थिति यही होती होगी कि साथ ही काम करना है, ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, तो वो हामी भर के भी अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। तो सम्मान वाली बात तो रही नहीं, तो वो साफ यहां दिखाई पड़ रहा है। हमारा देवगुरु बृहस्पति का शनि से दृष्ट हो जाना धननाश का प्रबल योग बन जा रहा है। तो इस कुंडली में धन तो टिकने वाला नहीं। और महादशा की तरफ देखें तो इनको गुरु की दशा चल रही है। सीधी सी बात है, अगर आप गुरु की दशा से पीछे चले जाएं तो बीच में एक राहु की दशा मिली इनको, और उससे पहले चले जाएं तो सूर्य चंद्रमा और मंगल, यानी कारक दशाएं कुंडली में कोई नहीं मिली। लेकिन अब आगे चलकर के इनको शनि की दशा मिलेगी। हालांकि षडबल में शनि बहुत बली नहीं है, पर फिर भी कम से कम शनि की दशा बाकी दशाओं से कुछ हद तक तो ठीक होगी। और बाकी की कुंडली की स्थिति कहानी तो आप जानते ही हैं कि इस कुंडली में संघर्ष की स्थिति रह जाएगी, धन संचित नहीं होने वाला है, और इतने सारे जो कारण मैंने गिनाए आपने जान ही लिया। अब पुनः इस कुंडली के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही थी, इसको मैं अब समाप्त करने जा रहा हूं, और समापन से पूर्व आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं। इस कुंडली को फिर से देखिए, बार बार देखिए, और आगे के चार्टों में देखिए, षडबल देखिए, और फिर से एक बार इस कुंडली को समझने का प्रयत्न करिए। मेरी तरफ से मैं अपना काम इनके साथ कर चुका हूं। मैं तो इन कुंडलियों को संजो करके रखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं कार्यक्रम ऐसा करूंगा और अपने दर्शकों को इन कुंडलियों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करूंगा, ताकि आप भी इस कुंडली को समझें। याद रखिए, जन्म कुंडली के सूत्रों को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिकली उसको समझा जाए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।